देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मुंबई की अरब सागर किनारे खड़ी एक भव्य इमारत अबोट, जिसे कभी देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी की पहचान माना जाता था, आज प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद एक बड़े सवाल का प्रतीक बन चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इस संपत्ति को कुर्क किया है, जिसकी अनुमानित कीमत की अगर बात करें तो वो 3,716 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये सिर्फ एक इमारत पर कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था, कॉरपोरेट कर्ज संस्कृति और राजनीतिक आर्थिक रिश्तों पर उठते गंभीर प्रश्नों का केंद्र है। तो आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हो। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी और पूरा सच क्या है। तो अनिल अंबानी, जो कभी फोर्ब्स की सूची में दुनिया के अमीरों में शामिल थे, पिछले एक दशक में अगर हम देखें तो लगातार वित्तीय संकटों और कर्ज विवादों में घिरे रहे हैं। उनकी कंपनी समूह जो है रिलायंस एडीएजी की जो कई कंपनियां जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भारी कर्ज के बोझ में से दब गई है। दोस्तों, बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ रुपए के ऋण एनपीए, जी हां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तब्दील हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों में अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट सेक्टर की जो बड़ी हिस्सेदारी है वो एनपीए संकट के लिए जिम्मेदार रही है। और इसमें बड़े उद्योगपतियों की अगर मैं बात करूं तो बड़े उद्योगपतियों की कंपनियां भी शामिल थी। ईडी की ये जो कार्रवाई है वो प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत की गई है, जो कि अवैध धन के लेन देन और उससे अर्जित संपत्ति की जब्ती की अनुमति जो है वो देता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर जांच एजेंसियों को इतनी बड़ी अनियमितता का संदेह है कि हजारों करोड़ की संपत्ति कुर्क करनी पड़ी, तो यह जो स्थिति है वो पैदा कैसे हुई? क्या बैंकिंग प्रणाली के जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया विफल रही? क्या राजनीतिक संरक्षण या प्रभाव का कोई तत्व था, या यह महज कारोबारी विफलता का मामला है? दोस्तों, सार्वजनिक विमर्श में अक्सर ये जो आरोप है वो लगाया जाता है कि बड़े उद्योगपति बैंकों से भारी कर्ज लेकर विस्तार करते हैं, जोखिम लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि रिस्क, और जब परियोजनाएं विफल होती हैं तो उसका जो बोझ है वो अंततः सार्वजनिक बैंकों और आम करदाताओं पर पड़ता है। आम करदाताओं जैसे कि आप और हम। 2008 के बाद के सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम सेक्टर में आक्रामक विस्तार हुआ है, जिसमें नीतिगत अनिश्चितता, स्पेक्ट्रम विवाद और बाजार प्रतिस्पर्धा ने कई कंपनियों को डुबो दिया। दोस्तों, अनिल अंबानी की कंपनियां भी इसी दौर में संकट में आई, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि जब छोटे उधारकर्ताओं पर बैंक सख्ती दिखाते हैं तो बड़े कॉर्पोरेट्स को लंबे समय तक पुनर्गठन और राहत मिलती रहती है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह उठता है यहां पर कि क्या इतनी बड़ी जांच और कुर्की के बाद भी संबंधित कंपनियों को सरकारी ठेके मिलते रहेंगे? सिद्धांत रूप से अगर हम देखें तो सरकारी ठेकों के लिए पात्रता में वित्तीय साख, कानूनी स्थिति और नियामकीय अनुपालन महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और अगर किसी कंपनी या प्रमोटर के खिलाफ हम बात करें तो गंभीर जांच चल रही हो तो सरकार के पास अनुबंध शर्तों के आधार पर समीक्षा या निलंबन का जो अधिकार है वो होता है। दोस्तों, हालांकि अगर बात करें तो हर मामला जो है वो तथ्यों और कानूनी स्तर पर स्थिति पर जो है निर्भर करता है।
सिर्फ आरोप या प्रारंभिक कार्रवाई अपने आप में स्थायी प्रतिबंध नहीं होती। अंतिम फैसला अदालतों और सक्षम प्राधिकरणों पर निर्भर करता है दोस्तों। अब इस पूरे प्रकरण को व्यापक संदर्भ में देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कि सत्ता और पूंजी के गठजोड़ को लेकर बहस जो है वो तेज हुई है। विपक्षी दलों ने कई बार आरोप लगाया है कि चुनिंदा उद्योगपतियों को नीतिगत लाभ, ठेके और वित्तीय राहत मिलती है। दूसरी तरफ आप सरकार का दावा यह है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी जैसे सुधारों से कॉर्पोरेट जवाबदेही बढ़ी है और डिफॉल्ट करने वालों पर सख्ती हुई है। अब सच संभवतः इन दोनों के बीच कहीं है दोस्तों। जहां कुछ मामलों पर सुधार हुए हैं, वहीं पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर अभी भी जो सवाल है वो कायम है। अब देखिए, यहां पर यह भी कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी जांच का जो अंतिम फैसला है वो अदालत में तय होता है। कुर्की अस्थायी भी हो सकती है और अगर आरोप सिद्ध नहीं होते तो संपत्ति बहाल भी की जा सकती है। इसलिए मीडिया ट्रायल या पूर्वग्रह से बचना आवश्यक है, लेकिन लोकतंत्र में यह भी उतना ही जरूरी है कि जनता ये जाने कि हजारों करोड़ रुपए के कर्ज कैसे दिए गए, जोखिम मूल्यांकन कैसे हुआ और जब कंपनियां डूबी हों तो नुकसान किसने उठाया। अबोर्ड की अगर मैं बात कर रही हूं तो अबोर्ड की कुर्की सिर्फ एक आलीशान इमारत की कहानी नहीं है दोस्तों। ये उस आर्थिक मॉडल पर एक पुनर्विचार का क्षण है जिसमें निजी लाभ और सार्वजनिक जोखिम का जो संतुलन है वो अक्सर बिगड़ जाता है। जब तक बैंकिंग पारदर्शिता, राजनीतिक जवाबदेही और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वास्तविक सुधार नहीं होते, तब तक जो ऐसे मामले समय समय पर सामने आते रहेंगे दोस्तों। तो अंततः यह मामला अदालतों में तय होगा, लेकिन जनचर्चा में यह प्रश्न बना रहेगा कि क्या भारत की विकास गाथा में जवाबदेही भी उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जानकर आपके जहन में क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।